एलएसी पर जारी तनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भारत ने एलएसी पर चीन की हर चुनौती से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। चीन एलएसी पर अपने शक्ति प्रदर्शन से भारत को डराने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन भारत ने उसे ऐसा जवाब दिया है जिससे उसकी नींद उड़ जाएगी। भारत ने जाबाज जवानों से साथ ही सैन्य साजो सामान की पूरी खेप एलएसी के पास फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचा दी है। ये साजो सामान भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर से लेह पहुंचाया जा रहा है। ऐसी ही एक खेप जब सीमा पर पहुंची तो न्यूज 18 भी मौके पर मौजूद रहा। एलएसी पर सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, मौसम गड़बड़ हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो ऐसे में जो सामग्री इनके लिए भेजी जा रही है, आप देख सकते हैं सबसे पहले पानी की बोतल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में पानी बहुत कम जो है पीने लायक जो है मिल पाता है। स्पेशल क्लॉथिंग है, ये स्पेशल राशन है, ये सब जो है इस वक्त उतारा गया है यहाँ पे, और लगातार जो है जो भी कोई कमी पेश नहीं आनी चाहिए, इस तरीके की व्यवस्था जो है उन्होंने अभी फिलहाल की है। और सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है वो देखिए आप, आर्कटिक टेंट। एक और C-17 ग्लोबमास्टर एलएसी के पास सैन्य साजो सामान पहुंचाने में जुटा है, तो दूसरी ओर चिनूक हेलीकॉप्टर भी वहां मुस्तैद दिखा, जिसे ऊंचे और दुर्गम इलाकों का गेम चेंजर माना जाता है। इसकी मदद से कितनी भी ऊंचाई वाले इलाकों में सैन्य सामान को पहुंचाया जा सकता है। इसी हेलीकॉप्टर की मदद से लेह पहुंचे सैन्य सामान को उन जगहों पर भेजा जाएगा जहां सड़कों से जाना बेहद मुश्किल है। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में गेम चेंजर के तौर पर जिस हेलीकॉप्टर को देखा जा रहा है, ये है वो चिनूक हेलीकॉप्टर। ख़ास बात इसकी ये है कि ये कितनी भी ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से जो है बहुत ज़्यादा सामान जो है वो लेके जा सकता है। ख़ास बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए आर्टिलरी गन्स तक जो है उनको हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भेजा जा सकता है, ख़ास तौर पे कि ऊंची पहाड़ियों में। अभी आप देख सकते हैं कि जो IL-76 C-17 ग्लोबमास्टर से जितना भी सामान उतारा गया था, उसको जो है अब यहाँ से जो है चिनूक हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है बाकी उन सारे इलाकों में पहुँचाया जाएगा जहाँ पे सड़क के ज़रिए जाना बहुत मुश्किल है और टाइम भी कंज्यूम ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि ये स्लीपिंग बैग्स हैं, यहाँ पे स्पेशल राशन है, यहाँ तक कि वो ऊपर जितनी भी ऐसी गाड़ियाँ हैं उनके जो है टायर्स जो है उनको इसमें डाल के ले जाया जा रहा है। ये लगातार सॉर्टी जो है पिछले 2 से 3 महीने से लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके के हालात ऊपर बने हुए हैं, ऐसे में जल्द से जल्द वो सारी सामग्री पहुंचाना उन सारे दुर्गम इलाकों तक जहां पे कि पहुंचना रोड के ज़रिए जाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में ये हेलीकॉप्टर जो है वो इस वक्त काफ़ी मुफीद है। हालांकि इसके आने से पहले जो है ज़्यादातर Mi-17 V5 जो है उसका काम करता था, लेकिन फ़िलहाल जो है आप देख सकते हैं कि जितना भी सामान यहाँ पे फॉरवर्ड एयरबेस पे उतारा जा रहा है, उसके बाद ऊंची चोटियों तक पहुंचाने के लिए इन्हीं हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और कम से कम 10 टन के आसपास जो है ये सामान अपने साथ कैरी कर सकता है। बिहार के गोपालगंज से गंडक नदी के रौद्र रूप की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें जलस्तर बढ़ने की वजह से एक सरकारी स्कूल की इमारत नदी के पानी में समा गई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। आरोप है कि जल संसाधन विभाग की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि वहां के अफसरों को इन हालात के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई, लेकिन इसके बावजूद वहां पानी को रोकने का काम शुरू नहीं किया गया, जिस वजह से इमारत की नींव कमजोर होती चली गई और आखिरकार 2 मंजिला सरकारी स्कूल की इमारत ताश के पत्तों की तरह कुछ सेकंड में भरभराकर नदी में गिर गई। इमारत के गिरते ही वहां धूल उड़ने लगी और स्कूल का ढांचा मलबे में बदल गया। इससे पहले की जो तस्वीर सामने आई उसमें इस स्कूल की एक मंजिल नदी में डूबी नजर आई और उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दिया। गुजरात के अमरेली में सड़क के ऊपर से बह रही उफनती नदी में एक ट्रैक्टर बह गया, जिसकी वजह से उस पर सवार 2 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। घटना तब हुई जब ट्रैक्टर पर सवार 2 लोग खेत में काम करके घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में सड़क के ऊपर से बह रही उफनती नदी को पार करने के चक्कर में उनका ट्रैक्टर तेज धार में बह गया, जिसकी वजह से उनकी जान आफत में पड़ गई। गनीमत ये रही कि थोड़ी दूर बहने के बाद ट्रैक्टर आगे जाकर रुक गया, लेकिन इससे उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई, क्योंकि ट्रैक्टर नदी की तेज धार में फंसा था और उस पर से उतरना खतरे को दावत देने के बराबर था। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें नदी की धार इतनी तेज दिखाई थी कि अगर उसमें कोई आदमी पैर रख दे तो वो अगले ही पल बह जाए। बाद में आसपास के लोगों ने उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इसके लिए वहाँ एक खुदाई करने वाली मशीन बुलाई गयी और फिर उसकी मदद से दोनों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दफ्तर तोड़फोड़ मामले में कंगना ने बीएमसी से हर्जाना मांगा।
कंगना रनौत ने अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इसमें उन्होंने बीएमसी से 2 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई की मांग की। 9 सितंबर को पाली हिल इलाके में बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की थी। तब बीएमसी ने दावा किया था कि कंगना ने अपने दफ्तर में काफी अवैध निर्माण करवाया। हालांकि कंगना ने इन आरोपों को गलत करार दिया। राजस्थान में टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने प्रार्थना करने के लिए अपने शुभचिंतकों का सोशल मीडिया पर शुक्रिया अदा किया और जल्द ठीक होकर लौटने की बात कही। इससे पहले सुखबीर सिंह जौनपुरिया के कई वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें वो कीचड़ में बैठकर कोरोना भगाने का संदेश देते नजर आए थे। अगर आप आधे घंटे धूप में बैठ सकते हो, मैं समझता हूँ आपकी विटामिन डी भी पूरी होती है और आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाती है कि आपका कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी। राज्य में कोरोना टेस्ट निजी लैब में 2200 रुपए से घटाकर 1200 रुपए कर दिए गए। पंजाब में खालिस्तान समर्थक 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पंजाब पुलिस ने पटियाला से खालिस्तान समर्थक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों तरन तारण के रहने वाले हैं। दावा है कि इन्हें राज्य में माहौल खराब करने के लिए पाकिस्तान से निर्देश मिले हैं। पुलिस ने इनके पास से कुछ हथियार भी बरामद किए। राजस्थान के 12 जिले में बिजली की तार टूटने से कई भैंसें उसकी चपेट में आ गईं। इस हादसे में जमीन पर बैठी 25 भैंसों की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि कई बुरी तरह झुलस गईं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह के आवास पर सीबीआई ने छापेमारी की। उन पर जमीन पर अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। सीबीआई ने इस मामले में कुल 9 जगहों पर छापेमारी की। यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने केंद्र सरकार को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने फिल्म जगत में ड्रग्स माफिया पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून लाने की वकालत की। इससे पहले बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी संसद में ये मांग उठाई। मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई कठोर कानून बनाया जाए और इनको ऐसी सजा दी जाए कि ये दोबारा इस तरह का सोचे नहीं। बिहार के पूर्णिया से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें सरकारी स्कूल की इमारत देखते ही देखते नदी में समा गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस हादसे को जिस किसी ने भी देखा वो खौफ से भर गया, क्योंकि महज चंद सेकंड के अंदर 6 कमरों वाले सरकारी स्कूल ने उफनती नदी में जल समाधि ले ली। देखते ही देखते स्कूल का नामो निशान मिट गया। इस घटना से पहले की जो तस्वीर सामने आई, उसमें स्कूल के पास एक बच्चा खेलता दिखाई दिया। गांव के कुछ लोग भी वहां मौजूद नजर आए। थोड़ी देर बाद स्कूल की इमारत नदी की तरफ झुकने लगी और फिर धीरे धीरे पूरी इमारत ही नदी में समा गई। इस हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग तो इमारत के मलबे पर भी खड़े दिखाई दिए। एलएसी पर चीन को जवाब देने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह तैयार है। दिन भर लद्दाख में सेना और वायुसेना के विमान उड़ान भरते हुए दिखेंगे, खासतौर पर ऐसे विमान जिनका इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए किया जाता है। इनमें सबसे अहम है C-17 ग्लोब मास्टर। दिन में कई बार C-17 ग्लोब मास्टर लद्दाख में उड़ान भरता हुआ दिखा। यहाँ की रोजमर्रा की इसी तरीके की कार्रवाई है। लगातार जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है ताकि एलएसी पर जो सेना के जवान मौजूद हैं, तैनात हैं, पूरी तरीके से उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो सके। C-17 ग्लोब मास्टर से बड़ी संख्या में सेना के जवान भी उतरे। इसके अलावा विमान से जवानों का राशन, पानी की बोतलें, ठंड में पहनने के लिए गर्म कपड़े और बर्फबारी से बचाने वाले टेंट भी उतारे गए। एलएसी पर भारत और चीन के बीच चल रहा तनाव लंबा खिंचने के आसार हैं। इसलिए थल सेना की मदद के लिए वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। C-17 heavy lift strategic aircraft and the Chinook helicopters that you have seen this morning are a symbol of jointmanship between the services. फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाए गए सामान को एलएसी तक पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टरों को लगाया गया। चिनूक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में जवानों को या जरूरी साजो सामान को पहुंचाने के काम आ सकता है। IL-76 C-17 ग्लोब मास्टर से जितना भी सामान उतारा गया था, उसको जो है अब यहाँ से जो है चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए जो है बाकी उन सारे इलाकों में पहुंचाया जाएगा जहाँ पे सड़क के जरिए जाना बहुत मुश्किल है। वायुसेना और थल सेना के कई बड़े अधिकारी भी पूरे ऑपरेशन पर नजर रख रहे हैं। यही नहीं, वहां बर्फबारी से पहले सेना के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े तेल डिपो में ईंधन जमा करने की तैयारी चल रही है। कुछ वक्त में लेह में बर्फबारी शुरू होने की वजह से सड़कें बंद हो जाएंगी। ऐसे में अभी से ही सेना अपनी जरूरत के लिए ईंधन जमा करने में जुटी है। वहां डिपो पर तेल लेकर पहुंचे कई टैंकर एक कतार में खड़े नजर आए। टैंकरों ने पाइपलाइनों में तेल उतारा, जो कि वहां से टंकियों में जमा होता दिखा।
यहाँ से जो है ये जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं ये एक अंडरग्राउंड टैंकर है। उसके बाद जो है यहाँ से ये सीधा आगे बैरल के ज़रिए जो है ऊंची पोस्ट पे जाता है। कह सकते हैं कि लड़ाई के लिए इन सब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से चल रहे तनाव पर बोलते हुए संसद में साफ कहा कि जितनी तैयारी एलएसी की दूसरी तरफ चीन की है उससे ज्यादा तैयारी भारत की भी, लेकिन भारत इस तनाव का समाधान बातचीत से निकालना चाहता है। कि इस वर्ष की स्थिति, चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो, वह पहले से बहुत अलग है। फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। पिछले दिनों लद्दाख में भारतीय सेना के हाथों मात खाने से बौखलाए चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर हलचल बढ़ा दी है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन के सैनिक भारतीय इलाकों के काफी नजदीक पहुंचे दिखाई दिए, जिन पर भारत की सुरक्षा एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। चीनी सैनिकों की हलचल को देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट पर है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी ने पार्टी कार्यकर्ता रविन पाल की मौत के विरोध में ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, मगर इस विरोध प्रदर्शन में कोरोना से बचाव के सभी जरूरी नियम टूटते दिखे। क्योंकि ममता सरकार को घेरने के चक्कर में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने न तो एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाई और न ही किसी के मुंह पर मास्क नजर आया। वहां से सामने आई तस्वीरों में ये लोग आगे बढ़ने के लिए पुलिस बैरिकेड को हटाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पुलिस वालों के आगे वो सफल नहीं हुए, जिसके बाद इन लोगों ने वहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी। काफी देर तक वहां पर हंगामा चलता रहा। इसी बीच एक प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर बैठकर कार्यकर्ताओं को शांत करवाता दिखा। इससे पहले इन लोगों ने एक मार्च भी निकाला, जिसमें आगे चल रहे कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क तो नजर आया, लेकिन इनके बीच 2 गज की दूरी फिर भी नहीं दिखी। पार्टी कार्यकर्ता की मौत से खफा बीजेपी ने ममता सरकार को आड़े हाथ लिया। পুলিশদের কাজ করতে দিচ্ছে না মমতা ব্যানার্জি। 6 মাস পর আমরা ক্ষমতায় আসবো আর যারা দক্ষ পুলিশ আছে প্রত্যেককে আমরা কাজে লাগাবো, আমরা ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां पर पहले से ही पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। पंजाब के मोगा से हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे चल रहे 2 लोगों को उड़ा दिया, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए। पूरी घटना पास के एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें एक कार बड़ी तेजी से आती हुई दिखाई दी, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद वो बेकाबू हो गई और फिर किसी के कुछ समझने से पहले सड़क किनारे चल रहे 2 लोगों को उसने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सड़क किनारे चल रहे दोनों लोग कई फीट उछलकर पेट्रोल पंप के पास आ गिरे, जबकि कार टक्कर मारने के बाद बेकाबू होकर पलट गई। इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में वहां एम्बुलेंस बुलाई गई, जिसकी मदद से दोनों घायलों को फौरन अस्पताल भेजा गया। बाद में लोगों ने कार के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद जब कार के ड्राइवर से बात की गई तो उसने खराब सड़क को हादसे के लिए जिम्मेदार माना। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आईसीएमआर ने ठीक हुए मरीजों को दोबारा कोरोना होने की आशंका जताई। कोरोना संकट के बीच आईसीएमआर के महानिदेशक ने साफ किया कि मरीजों के ठीक होने के बावजूद उन्हें फिर कोरोना हो सकता है। ऐसे में इन लोगों को भी खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले बीजेपी सेवा सप्ताह मना रही है। इसी मौके पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर पीएम के जीवन पर एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें प्रदूषण की समस्या से निपटने पर चर्चा हुई। इस दौरान गोपाल राय ने सर्दियों में प्रदूषण रोकने के लिए अधिकारियों से 21 सितंबर तक एक्शन प्लान मांगा। महाराष्ट्र के नासिक में कई किसानों ने प्रदर्शन किया और प्याज के निर्यात पर रोक लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब केंद्र के इस फैसले से राज्य सरकार भी सहमत नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर पर फिर फटकार लगाई। जम्मू कश्मीर के मामले पर भारत ने पाकिस्तान को फिर लताड़ लगाई। यह मामला रूस में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक का है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए। इस दौरान पाकिस्तान ने नियमों का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर को अपने नक्शे में दिखाया। इस पर भारत ने विरोध दर्ज करवाया और बैठक को बीच में ही छोड़ दिया। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दोषी ब्रिजेश ठाकुर की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की।
लड़कियों के रेप के मामले में ब्रजेश ठाकुर को निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी और इसी फैसले को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अब इस मामले में अदालत ने सीबीआई को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी का कोरोना से 56 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले महीने उनकी पत्नी और बेटी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद गोवर्धन दांगी का भी टेस्ट किया गया था। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए भोपाल के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां हालत बिगड़ने पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। विधायक गोवर्धन दांगी के निधन पर सीएम शिवराज और कमलनाथ समेत कई नेताओं ने दुख जताया। राजस्थान के अजमेर में लोगों को कोरोना से सावधान करने के लिए जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की। उसने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मशहूर कार्टून किरदार छोटा भीम की तरह वेशभूषा वाले एक आदमी को भेजा, जिसने लोगों को कोरोना से बचने के तरीके समझाए। केंद्र सरकार के प्याज का निर्यात रोकने के फैसले पर सियासत शुरू हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई और इस फैसले को किसान विरोधी बताया। अचानक आप डिक्लेयर कर देते कि बैन, अब करे तो करे क्या उस प्याज का। जिसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे पर सियासत को गलत ठहरा दिया और इसके लिए राजनीति करने का कोई सवाल नहीं, सब दिल्ली में बैठे हैं। सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से बौखलाए चीन ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। एक दिन पहले संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चीन पर समझौते नहीं मानने का आरोप लगाया, जिस पर भड़के चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि सीमा पर भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन को अपनी सेना तैयार रखनी होगी और दावा किया कि भारी सैन्य दबाव बढ़ाए बिना सीमा विवाद पर भारत नहीं झुकेगा। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी माना कि भारत में कुछ राष्ट्रवादी ताकतें ऐसी भी हैं जिनसे पार पाना आसान नहीं है। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद पर अब कानूनी शिकंजा कसता दिख रहा है। उमर खालिद पर यूएपीए एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की जाएगी और माना जा रहा है कि 16 सितंबर को दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देगी। लेकिन उमर के खिलाफ दिल्ली दंगों की जांच कर रही स्पेशल सेल एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल करेगी। स्पेशल सेल ने उमर खालिद के फोन से करीब 11 लाख पन्नों का डेटा निकाला है। यह डेटा उन व्हाट्सएप ग्रुप में हुई चैट का है जिनका रिश्ता दिल्ली दंगों से। स्पेशल सेल के अधिकारी अब इन लोगों के बारे में जानकारियां जुटा रहे हैं जिनकी भूमिका दंगे भड़काने में रही। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर से ही व्हाट्सएप के जरिए लोगों को भड़काऊ संदेश भेजने शुरू कर दिए गए थे और लोगों को भड़काने के इरादे से ही शर्जील इमाम और फैजान जैसे लोगों को धरनों में भेजा गया था। दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद में कुछ लोगों ने शराब कारोबारी की पिटाई कर दी, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। आरोप है कि मारपीट करने वाले लोग अवैध रूप से शराब बेचने का काम करते हैं, जिसकी उसने पुलिस से शिकायत की थी और उनकी अवैध शराब को पकड़वाया था। और इसी बात का बदला लेने के लिए आरोपियों ने शराब कारोबारी पर हमला कर दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें कई लोग बीच सड़क पर उससे मारपीट करते दिखे। कोई उस पर दनादन लाठी चलाता रहा तो कोई ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाता रहा। यही नहीं, मारपीट कर रहे लोग उसे अगवा करने की कोशिश करते भी नजर आए। इस बीच वो उनसे छोड़ देने की अपील करता रहा, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो उसके साथ मारपीट करते रहे। इस बीच संतुलन बिगड़ने की वजह से बाइक गिर गई। मौका देखकर वो वहाँ से भी भागने लगा, लेकिन पिटाई कर रहे लोगों ने उसे पकड़ लिया और एक बार फिर सारे लोग उस पर टूट पड़े। हालांकि बाद में किसी तरह शराब कारोबारी वहां से जान बचाकर भाग गया। 4-5 लड़के जी। अच्छा, हाँ जी, दारू बंद करवाई जी, इस मारे के ना मार पिटाई करी मेरे साथ। मैं तो जी इधर से आ रहा। बीच सड़क पर मारपीट की इस घटना की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। तुर्की की राजधानी अंकारा में अचानक आए रेतीले तूफान ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। वहां के मौसम विभाग ने तेज बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया था, लेकिन उसकी जगह रेतीला तूफान आ गया और लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना के सामने आए एक वीडियो में तो रेत का वो तूफान शहर की तरफ इतनी तेजी से दौड़ता हुआ आया जिसे देखकर लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा। चंद सेकंड के अंदर इमारतों पर रेत की चादर बिछ गई। जहां भरा पूरा शहर सामने दिखाई दे रहा था, तूफान के कहर में वहां इक्का दुक्का मकान ही नजर आए। रेत के तूफान की वजह से शहर में दिन के उजाले में अंधेरा छा गया और फिर तेज हवा में चीजें आसमान में उड़ने लगी। ऐसा डरावना मंजर अपनी आंखों के सामने देखकर लोगों की धड़कनें बढ़ गईं। सड़कें देखकर तो ऐसा लगा जैसे कोहरा छा गया हो। सामने कारों की लाइटों के सिवा कुछ नजर ही नहीं आया। फर्राटे से दौड़ने वाली गाड़ियां डर के मारे धीमे धीमे आगे बढ़ती दिखीं। राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में बयान देंगे। लद्दाख में चीन से जारी तनातनी पर आज 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के मुद्दे पर अपना बयान दे सकते हैं।
सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी ने श्रुति मोदी और जया शाह को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। खबर है कि आज दोनों से एनसीबी पूछताछ कर सकती है। बिहार के सीवान में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना में 10 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई। ये दुनिया का करीब 17% है। भारत से ज्यादा केस सिर्फ अमेरिका में सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में आग लगने से 20 दुकानें जल गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग को बुझा लिया, लेकिन आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया। चेन्नई में कस्टम अधिकारियों ने एयरपोर्ट से करीब लाखों रुपए की 3500 नशीली दवाइयां बरामद की। ये दवाइयां अमेरिका के शहर फ्लोरिडा जा रहे एक पोस्टल पार्सल से बरामद हुई। इस मामले में पुलिस ने एक आदमी को भी गिरफ्तार किया है। अमेरिका के टेक्सास से स्काई डाइविंग का एक हैरत अंगेज वीडियो सामने आया, जिसमें विमान से कूदने वाले शख्स ने हवा में ही अपने पैराशूट को आग लगा दी। इससे पहले वो आदमी पैराशूट के सहारे बड़े आराम से नीचे उतर रहा था, लेकिन अचानक उसने अपने शरीर पर एक रस्सी के सहारे बंधी फ्लेयर गन निकाली और उससे पैराशूट की तरफ फायर कर दिया। अचानक पैराशूट आग की लपटों में घिर गया और हवा के दबाव की वजह से तुरंत ही जलकर राख हो गया। पैराशूट के जलते ही वो आदमी तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। इस स्टंट को करने के लिए वो आदमी 2 पैराशूट के साथ विमान से कूदा था, इसलिए एक पैराशूट को जलाकर कुछ ही देर में उसने दूसरा पैराशूट खोल लिया। जिस वक्त स्टंटमैन ने पैराशूट को आग लगाई, उस दौरान वो करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर था। बाद में दूसरे पैराशूट के सहारे वो आराम से नीचे उतर आया। यूपी के आगरा में मुगल म्यूजियम के बाद अब ताजमहल का नाम बदलने की मांग उठ रही है। नाम बदलने की मांग उठाने वालों में यूपी गौ सेवा आयोग के मेंबर भोले सिंह भी हैं। उनके मुताबिक ताजमहल पहले शिव मंदिर था, इसलिए इसका नाम बदलकर तेजोलय करना चाहिए। दावा किया गया कि तेजोलय का लुक बदलकर मुस्लिम शासकों ने ताजमहल का रूप दे दिया था। इतना ही नहीं, गौ सेवा आयोग के मेंबर भोले सिंह ने ताजमहल में मुमताज की कब्र के होने को भी नकार दिया। उन्होंने दलील दी कि ताजमहल से पानी की बूंदें टपकती हैं, जो शिव मंदिर के होने का सबूत है। अब ताजमहल का भी नाम बदलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव का तेजोलय नाम का भव्य मंदिर था। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक बुजुर्ग महिला की 3 दिन पहले बेरहमी से हुई पिटाई के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि हमलावर ने एक लड़की के साथ बदसलूकी की थी, और जब उस बुजुर्ग महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी उस पर ही टूट पड़ा। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक आदमी एक महिला को बीच सड़क पर गिराकर पीटता दिखा। बिना रुके हमलावर ने महिला को कई थप्पड़ जड़ दिए। जैसे ही सड़क पर पड़ी उस महिला ने उठने की कोशिश की, उस पर कुर्सी से जोरदार हमला किया गया, जिससे वो महिला एक बार फिर सड़क पर बेसुध होकर गिर पड़ी। इतने भर से हमलावर का मन नहीं भरा और उसने घायल पड़ी उस महिला के सिर पर फिर वार कर दिया। इस घटना के वक्त वहां कई लोग दिखे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। हालांकि थोड़ी देर बाद एक महिला सामने आई और हमलावर को अपने साथ ले गई। महिला के ऊपर किसी ने कुर्सी से हमला किया था। इसमें जांच पड़ताल करी गई तो पता चला ये इनका पड़ोसी था। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग की। बीजेपी के पूर्व सांसद नीलेश राणे ने आरोप लगाया कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह की मौत का आपस में रिश्ता है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने शिवसेना पर जांच में रोड़े अटकाने के गंभीर आरोप भी लगाए। 8 जून को 8:30 बजे से लेके 1 बजे तक सीडीआर का रिपोर्ट नहीं आया है, किसी को फोन नहीं किया, किसी का फोन नहीं आया, सीसीटीवी का फुटेज नहीं आया है। जब भी आप एक केस का ट्रेल ढूंढते हो ना, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज ढूंढते हो, आप सीडीआर का रिपोर्ट मतलब कॉल डेटा रिपोर्ट ढूंढते हो, रिकॉर्ड ढूंढते हो, गाड़ियों के नंबर ढूंढते हो। अभी तक 70, 80, 90 दिनों में एक भी इनके पास गाड़ियों का नंबर आया। ये मैं सीबीआई के पहले की बात कर रहा हूँ, जब भी मुंबई पुलिस ये सब हैंडल कर रही थी। अभी इतना सब करने का काम किसका है? कौन प्रेशर में ये करवा सकता है? तो गवर्नमेंट करा सकती है, और गवर्नमेंट में जो सबसे ऊपर बैठा है वो कर सकता है। और हमको पहले से मालूम था कि ये सब पार्टियों पे जाता कौन है, उनका ही एक हिस्सा कमर हिला नहीं जाता है उधर, ये हमको पहले से मालूम था। दक्षिण चीन सागर पर कब्जे की कोशिश में लगे चीन को इस बार इंडोनेशिया ने बड़ा झटका दिया। इंडोनेशिया और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर के एक हिस्से पर बरसों से विवाद चल रहा है, लेकिन अचानक विवादित हिस्से में चीन की नौसेना की एक नाव पहुंच गई। इंडोनेशिया का दावा है कि चीन की नौसेना की इस नाव में एक मशीन गन भी लगी हुई थी। इस तरह की नाव का इस्तेमाल चीन की नौसेना समंदर में गश्त के लिए करती है।
जैसे ही इंडोनेशिया की नौसेना ने नाव को देखा, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। चीन और इंडोनेशिया की नौसेना के अफसरों में रेडियो सेट पर तीखी बहस भी हुई। आखिरकार इंडोनेशिया की नौसेना ने चीन की नाव को समंदर से खदेड़ दिया। इसके बाद इंडोनेशिया की सरकार ने बयान जारी करते हुए चीन को सावधान किया और दोबारा ऐसी गुस्ताखी न करने की चेतावनी भी दी। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती से बदसलूकी का आरोपी पकड़ा गया। कोलकाता में एक टैक्सी ड्राइवर पर टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती से बदसलूकी का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि इस टैक्सी ड्राइवर ने एक दिन पहले मिमी चक्रवर्ती की गाड़ी को ओवरटेक किया और फिर उनसे बदसलूकी की थी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कुछ कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा स्पीकर के चेंबर के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने स्पीकर पर विधानसभा में कुछ मामलों में बोलने का मौका नहीं देने का आरोप लगाया। नियमों की दर्जा उड़ा दी आपने, तो स्पीकर की कुर्सी की गरिमा भी नहीं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक योजना शुरू की जिसके तहत लोग प्लास्टिक और कूड़े के बदले खाद, डस्टबिन और तेल जैसी दूसरी चीजें ले सकते हैं। निगम का दावा है कि इससे स्वच्छता रखने में मदद मिलेगी और लोगों में गीला और सूखा कूड़ा अलग रखने की आदत भी बनेगी। अगर 1 केजी गीला कूड़ा लाते हैं तो उसके बदले आधा किलो की जो खाद है वो मिलती है। 25 केजी का अगर गीला कूड़ा आता है तो 1 साबुन या डिटर्जेंट मिलता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने थॉमस और ऊबर कप स्थगित कर दिए। पिछले दिनों कई टीमों ने कोरोना के खतरे की वजह से अपना नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। यह टूर्नामेंट 3 से 11 अक्टूबर तक डेनमार्क में होना था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आरजेडी ने बीमारी की हालत में लिखी चिट्ठी पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने इस मुद्दे पर एक पोस्टर जारी किया और चिट्ठी के बहाने आरजेडी पर हमला बोला। पत्र को नकारने की जिस तरीके से राजद परिवार ने कोशिश करी है, हम उसके विरोध में पूरे बिहार में इस तरह का पोस्टर लगवाएंगे। वहीं आरजेडी ने आरोपों पर पलटवार करते हुए खुद को रघुवंश प्रसाद सिंह की विचारधारा पर चलने वाला बताया। वोट के मशक्कत के लिए ये खत का उपयोग किया जा रहा है। आशीर्वाद उनका तेजस्वी यादव जी के साथ ही रहेगा। जम्मू कश्मीर के मामले पर भारत ने पाकिस्तान को फिर से लताड़ लगाई है। ये मामला रूस में शंघाई सहयोग संगठन के मेंबर देशों की बैठक का है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए। इस बीच पाकिस्तान ने नियमों का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर को अपने नक्शे में दिखाया। इस पर भारत ने विरोध दर्ज करवाया और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बैठक को बीच में ही छोड़ दिया। गुजरात के जूनागढ़ में 2 बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बांधों के गेट खोल दिए गए, जिसके बाद वहां से पानी छोड़ा गया, लेकिन इस पानी ने आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। चारों तरफ पानी भर गया। जहां तक नजर गई वहां तक पानी ही पानी नजर आया। सड़कों का नामो निशान मिट गया। फसल बर्बाद हो गई। लोगों के मकान, दफ्तर और स्कूल सब जगहों पर पानी भर गया। घरों से बाहर निकलना किसी आफत से कम नहीं रह गया। घुटनों तक भरे पानी से गुजरना लोगों की मजबूरी बन गया। कोई बच्चों के साथ तो कोई जानवरों को धीरे धीरे सुरक्षित जगह ले जाता दिखा। कहीं किसी की मोटरसाइकिल फंस गई तो वो उसे खुदाई करने वाली मशीन की मदद से दूसरी जगह पहुंचाता नजर आया। इन मुश्किल हालात में कुछ लोग तो एक गाड़ी पर लदकर रास्ता पार करते दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सेना ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए उसके 3 कमांडरों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज ने घुसपैठ करवाने के लिए फायरिंग की, जिसके बाद भारत के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तान के 3 कमांडर मारे गए। इस कार्रवाई में भारतीय सेना के एक मेजर समेत 3 जवान घायल हुए, जिनको सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चीन से फैला कोरोना वायरस दुनिया भर में कहर मचा रहा है, लेकिन वो खुद जश्न मनाने में डूबा है। वहां हर साल शरद ऋतु में मनाए जाने वाले मिड ऑटम फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर है। जबकि त्योहार है 1 अक्टूबर को। वहां के हनान प्रांत में तो चीन की एक मीडिया कंपनी की तरफ से मिड ऑटम फेस्टिवल गाला के लिए बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया। कार्यक्रम के लिए शानदार स्टेज बना नजर आया। एक बड़ी LED स्क्रीन भी लगी दिखी। मतलब पैसा तो पानी की तरह बहाया गया। ऐसी खूबसूरत लाइटें लगाई गईं कि उनकी चकाचौंध में चीन के लोग जानलेवा कोरोना के खतरे को भुला बैठे। कार्यक्रम में कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई, न कलाकारों के बीच और न ही दर्शकों के बीच। और तो और किसी के चेहरे पर मास्क भी नहीं दिखा। मगर महामारी की वजह से इतना जरूर किया गया कि जिस कार्यक्रम का त्योहार के दिन ही सीधा प्रसारण होता था, उसको पहले ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके लिए 7 दिन तक रिकॉर्डिंग चलेगी और कलाकार अलग अलग ग्रुप में पहुंचेंगे।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में विरोध प्रदर्शन कर रहा एक पार्षद पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने लगा। ये पार्षद पिछले 33 दिनों से प्राइवेट स्कूलों की फीस माफ किए जाने की मांग कर रहा था, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो पानी की टंकी पर चढ़ा और वहां से कूदने की धमकी देने लगा। पार्षद को टंकी पर चढ़ता देखकर वहां कई लोग जमा हुए और उससे नीचे आने की गुजारिश करने लगे, लेकिन जब वो नहीं माना तो करीब 7 से 8 नौजवान पार्षद को बचाने के लिए टंकी पर चढ़े। उन्होंने वहां जैसे तैसे समझा बुझाकर पार्षद को नीचे आने के लिए समझा लिया, लेकिन उसी बीच टंकी पर मधुमक्खियों के झुंड ने उन सभी लोगों पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो लोग अपनी जान बचाकर नीचे आए। लगातार हम उनसे बोल रहे हैं कि हमारी मांगों को सुनिए, हमसे बात कीजिए, लेकिन हमसे बात करने कोई नहीं है। किसी से हताश होकर आज मैं पानी की टंकी पर चढ़ा। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों के ड्रग्स तस्करों से रिश्ते पर गृह मंत्रालय की ओर से लोकसभा में बयान दिया गया और सदन में बताया गया कि एनसीबी को अब तक जो भी सूचना मिली है उसके आधार पर जांच जारी है। यही नहीं, इस मामले में जो भी तलाशी ली गई या गिरफ्तारी हुई वो इन्हीं जानकारियों के आधार पर हुई। गृह मंत्रालय की ओर से लोकसभा में बताया गया कि 28 अगस्त को एनसीबी ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया और इस ऑपरेशन में गांजा और दूसरी कई नशीली चीजें जब्त की। 21 सितंबर से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनें चलेंगी। रेल मंत्रालय ने ट्रेनों के सबसे ज्यादा व्यस्त रूट्स पर 21 सितंबर से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें पूरी तरह आरक्षित होंगी और इनमें 10 दिन पहले टिकट बुक करवाना होगा। यूपी के कानपुर में मामूली बात पर 2 लोग सड़क पर आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह से वहां जैम के हालात बन गए। बाद में घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। छत्तीसगढ़ की धमतरी में हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई, जबकि सड़क पर लंबा जैम लग गया। बाद में किसी तरह वन विभाग की टीम ने हाथियों को दोबारा जंगल में भेज दिया। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर गोलियां चली। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। राजस्थान के बाड़मेर में कोविड केयर सेंटर से कोरोना का एक मरीज फरार हो गया, जिसके बाद उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुट गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में प्रशासन की एक टीम ने अवैध रूप से रेत चोरी करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 14 ट्रैक्टर और रेत खनन में इस्तेमाल होने वाली 3 दूसरी मशीनों को जब्त कर लिया। कोरोना ने पूरी दुनिया की कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन चीन में पर्यटन को पटरी पर लाने की तैयारियां चल रही हैं। इसी के तहत वहां के हुनान प्रांत में कांच के फर्श वाले मशहूर स्काई वॉक की मरम्मत की गई, जिसके लिए कुछ मजदूर और इंजीनियर जमीन से 4500 फीट की ऊंचाई पर काम में जुटे नजर आए। स्काईवॉक के फर्श का कांच बदलने के लिए वो भारी भरकम कांच ले जाते दिखे। बड़ी सावधानी से पुराने कांच को निकाला गया और फिर उसकी जगह नए और मजबूत कांच के टुकड़े फिट किए गए। चीन में राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियां नजदीक हैं। उस वक्त वहां लोग काफी घूमते फिरते हैं, जिसे पर्यटन के लिहाज से बड़ा मौका माना जाता है। उसी को देखते हुए स्काईवॉक की मरम्मत का काम शुरू किया गया। उत्तराखंड के चमोली से एक डराने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ खिसकता देखकर लोग दहशत से भर गए। ये घटना उस वक्त हुई जब वहां सड़क को चौड़ा करने का काम चल रहा था, लेकिन अचानक पहाड़ का एक हिस्सा खिसकने लगा और देखते ही देखते पहाड़ का मलबा भर भराकर सड़क पर गिर पड़ा और हर तरफ मलबे की धूल छा गई। इस बीच पहाड़ पर कुछ मजदूर भी मौजूद दिखे, जिनके बेहद करीब ही ये हादसा हुआ। हालांकि इस हादसे में उनकी जान बाल बाल बची, लेकिन पहाड़ का एक हिस्सा ढहने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। यही नहीं, वहां कई गाड़ियां फंस गई और लंबा जाम भी लग गया। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने कूड़े के बदले लोगों को उनके काम का सामान देने की अनोखी योजना की शुरुआत। इसके लिए राजधानी के टैगोर गार्डन में खाद बनाने वाला एक प्लांट तैयार किया गया, जहां गीले कूड़े के वजन के हिसाब से लोगों को आधा किलो खाद, एक साबुन या कपड़े धोने वाले पाउडर का एक पैकेट देने का इंतजाम रखा गया। चीजें डाल के इस तरीके से इस पूरे प्लांट में डाली जाती हैं और 21 दिन के बाद इस गीले कूड़े से खाद बनती है। वहाँ प्लास्टिक कूड़ा लेने की भी व्यवस्था की गई। इसके लिए वहाँ पहुँचने वाले व्यक्ति के पास मौजूद प्लास्टिक कूड़े का सबसे पहले वजन तौला गया। उसके बाद फिर उस कूड़े के बदले उसे 2 किलो चावल, सरसों का तेल या फिर साबुन दिया गया। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के एक अफसर ने उम्मीद जताई कि इस कदम से स्वच्छता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इससे सफाई में सुधार होगा। दूसरा, आम जनता को घर पे ही कूड़े को अलग अलग करने के लिए प्रोत्साहित करना। वहां मौजूद कर्मचारी लोगों को सामान देने और कूड़े को एक जगह इकट्ठा करने के काम में लगातार जुटे दिखे।
सुशांत मामले में बीजेपी नेता नीलेश राणे ने महाराष्ट्र सरकार पर कुछ लोगों को बचाने का आरोप लगाया। साथ ही कंगना पर हुई बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। सुशांत सिंह मामले में हमने देखा कि बहुत राजनीति उछाली जा रही है। इसमें भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो या राजनीतिक पक्ष हो, उसमें भी दरारें सामने आ रही है कि कोई इनका पक्ष ले रहा है, कोई रिया चक्रवर्ती के पक्ष में है। इसको कैसे देखते हैं? मतलब सुशांत सिंह मौत एक राजनीति का मुद्दा बन चुका है अभी। ये जानबूझ के इसकी शुरुआत शिवसेना ने की और संजय राउत ने की। उसको किसी को बचाना है, उसके बॉस को बचाना होगा शायद, इसके लिए उसने ये सब कांड शुरू किया और उसको एक अलग एंगल देने का काम किया। और वो अलग एंगल देने में वो दो चार बार सक्सेस भी हुआ, पर वो ज़्यादा दिन सक्सेस नहीं हो सकता कि असली नाम इसमें आएंगे। अभी तो दिशा सालियान की ट्रेस की बात निकली है, ट्रेल निकला है, तो वो ट्रेल असली मुजरिमों तक लेके जाएगा और वो किसी को भी बचाने की, जिसको बचाने की वो कोशिश करे, वो बचा नहीं पाएगा। खबरें हैं कि ट्रेनों में सफर के लिए रेलवे एक नई क्लास बनाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे थर्ड एसी में इकोनॉमी क्लास शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें ज्यादा सीटें रखी जाएंगी ताकि कम किराए की भरपाई एक कोच में ज्यादा यात्रियों को जगह देकर की जा सके। साथ ही इस नई क्लास में एसी की कूलिंग भी कम रखने की खबर है ताकि बिजली की खपत कम हो और सफर के दौरान यात्रियों को कंबल की जरूरत भी न पड़े। इस योजना का मकसद एसी क्लास में सफर को सस्ता बनाना है, जिसके लिए नए कोच बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो कम पैसे में एसी में सफर का आनंद लेना चाहते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए गरीब रथ ट्रेनों की शुरुआत की थी। बिहार में आसमानी बिजली से 15 लोगों की मौत हो गई। बिहार के 6 जिलों में आसमानी बिजली की चपेट में आकर 15 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद बिहार सरकार ने घटना में मारे गए लोगों के घर वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। यूपी के गोरखपुर में जलभराव की समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ मोहल्लों में जमा हुई बारिश के पानी में मछली पकड़कर अनोखा प्रदर्शन किया। बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के पास जनसाधारण एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई और उसके 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन के खाली होने की वजह से इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में एलओसी के पास सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। बाद में तलाशी अभियान के समय सुरक्षा बल को हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर राज्य की योगी सरकार का विरोध किया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बाइक के पहिए में बिजली का तार उलझने से उस पर सवार 3 लोगों की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिंसक प्रदर्शनों को रोकने के लिए सेना की तैनाती कर दी गई। पिछले कुछ दिनों से चल रहा सरकार विरोधी प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया, जिसे देखते हुए सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। सामने आई तस्वीरों में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर सड़कों पर हंगामा करते दिखे, जिसके बाद सेना के जवानों ने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की, जिससे भीड़ तितर बितर तो हो गई, लेकिन हंगामा रुका नहीं। लोग सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए बेरूत की सड़कों पर सेना के जवानों ने गश्त की और हंगामा कर रहे कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। इस बीच सरकार के समर्थन में भी कई लोग सड़कों पर उतरे और विरोधियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ देर के लिए बेरूत की सड़कों पर दोनों पार्टियों के लोग एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। हिंसा की आशंका बढ़ गई, जिसके बाद सुरक्षा बल ने सावधानी बरतते हुए दोनों गुटों के लोगों को अलग अलग कर दिया। भारत चीन सीमा विवाद पर इस वक्त की बड़ी खबर। सीमा विवाद पर भारत को रूस का साथ मिलने से चीन बौखला गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के लोग अब रूस को भारत का दोस्त मानने लगे हैं और उस पर भारत का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी वजह है पिछले दिनों मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक। इस बैठक ने चीन को एलएसी विवाद पर बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। उस पर पिछले दिनों भारत और रूस के बीच हुए अहम रक्षा समझौतों ने चीन की परेशानी बढ़ा दी है। यही वजह है कि चीन में लोग रूस पर पीठ में छुरा घोंपने का भी आरोप लगाने लगे हैं। चीन के शंघाई में बिजली कर्मचारियों को खतरे से बचाने के लिए रोबोट उतार दिए गए। शंघाई में ऐसा पहली बार हुआ जब हाई वोल्टेज बिजली की तारों की मरम्मत का काम एक रोबोट के हवाले कर दिया गया।
और 10,000 वोल्ट की बिजली की तार पर वो रोबोट किसी एक्सपर्ट की तरह काम करता नजर आया। बेहद आसानी से उसने एक स्विच तार पर फिट करके कर्मचारियों के कई घंटों के काम को महज 1.5 घंटे में निपटा दिया। जमीन से ही रोबोट को कमांड दी गई और वो एक इशारे पर काम करता दिखा। बताया गया कि रोबोट कई दूसरी तकनीकों से भी लैस है। वो तुरंत पावर सप्लाई लाइन का भी पता लगा सकता है। फिल्म निर्माता पहलाज निलानी ने ड्रग्स मामले पर कंगना को निशाने पर लिया। निलानी ने कंगना पर इंडस्ट्री को बदनाम करने का आरोप लगाया। सुशांत सिंह राजपूत एक जाने माने हस्ती फिल्म अभिनेता, उन्होंने सुसाइड किया, जिसको लेकर भी अभी बहुत राजनीति हो रही है। उसको लेकर क्या कहेंगे? इसके बाद ड्रग कनेक्शन सामने आया, उसको लेकर क्या? देखिए, तीन एजेंसीज काम कर रही है। आज जो है 3 एजेंसी काम कर रही है। आज चौथी एजेंसी जो है इनकम टैक्स भी आ गई। तो मुझे लगता है 4 एजेंसी जो है, जो सबसे पावरफुल एजेंसी है, डिफरेंट ईडी, नार्कोटिक्स और जो है अपना सीबीआई, उससे बढ़कर क्या चाहिए? वो उनको अपना काम करने लिए हम जर्नलिज्म होती है, जर्नलिज्म करो। बट आप जो है, जो केस प्रूव नहीं हुआ, आप उसको गिल्टी कैसे मान सकते हो? आप अपनी ट्रायल कैसे चला सकते हो? आप न्यूज़ दो, यू आर अ न्यूज़ कंटेनर। आप न्यूज़ कंटेंट जो है ना लोगों में दे दो। लोग बोर हो चुके हैं। आप कोरोना से लड़े कि अपना कंगना और अपना सुशांत की वार जो करे। मैं सुशांत के खिलाफ नहीं हूँ। और तो मुझे ये लगता है कि ये एक साजिश है। साजिश के तहत पे जो मुंबई पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, सरकार को बदनाम किया जा रहा है। जहाँ इसकी बात आई है, अगर मैं बोलता हूँ वो इंडिविजुअल मामला है, अगर उसे परमिशन है या उसके पास जो है पेपर्स है, तो कोर्ट में क्यों नहीं दिखाया उसने? कोर्ट में दिखाने चाहिए थे। कोर्ट के उसके ही वकील ने क्यों तारीख दी? दैट मीन्स पेपर इकट्ठे करेंगे, पर क्या कौन से लाएंगे? वो दूध का दूध और पानी का पानी नेक्स्ट डेट में हो जाएगा। ईरान ने अपने कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका के ड्रोन हमले में ईरान की सेना के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत जनवरी में हुई और तभी से ईरान सुलेमानी की मौत का बदला लेने की कोशिश में है। लेकिन ब्रिटेन की एक वेबसाइट ने दावा किया है कि ईरान ने बदला लेने का प्लान तैयार कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका में अमेरिकी राजदूत लाना मार्क्स को ईरान निशाना बनाना चाहता है। दावा तो यहां तक है कि लाना मार्क्स को खत्म करने का आदेश दिया जा चुका है। बदला लेने के लिए लाना मार्क्स का नाम इसलिए चुना गया क्योंकि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बेहद करीबी माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक लाना मार्क्स को खतरे से आगाह करते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुलेमानी की मौत के बाद ट्रंप ने एक बयान भी जारी किया था। अपने बयान में ट्रंप ने सुलेमानी को बेगुनाह अमेरिकी नागरिकों का हत्यारा बताते हुए फैसले को सही ठहराया था। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर।